प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑब्जेक्टिव टाइप की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। समन्वय सिद्धांत हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर 4 क्रमचय ग्रुप। और क्रमचय ग्रुप के अंदर आज हम सममित ग्रुप एसएन की कोटि और एकांतर समूह पे चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन दो टॉपिकों में से एक क्वेश्चन, चाहे आपका बीएससी सेमेस्टर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, जरूर एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो साथियों, अगर आपको एग्जाम के अंदर सममित ग्रुप एसएन की कोटि अर्थात एन अंशांक सममित ग्रुप का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर कोई संख्यात्मक मान देकर अगर कोटि पूछी जाती है, तो इसका सूत्र है वो फैक्टोरियल एन रहेगा। इसका सूत्र क्या रहेगा? फैक्टोरियल एन रहेगा। अर्थात यहां पे सममित ग्रुप S4 की कोटि होंगी तो यहां पे फैक्टोरियल 4 कर देंगे और फैक्टोरियल 4 का जो भी मान होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में साथियों, अल्टरनेटिंग ग्रुप या एकांतर समूह या इसका दूसरा नाम साथियों प्रत्यावर्ती समूह भी कहते हैं इसको, और एन को एन अंशांक का एकांतर ग्रुप भी कहते हैं। इसकी अगर कोटि पूछी जाती है तो साथियों फैक्टोरियल n बटा 2 इसका मान होता है। विशेष रूप से ध्यान देना, अगर एन एकांतर समूह की कोटि अगर पूछी है तो 2 का भाग लगेगा। अगर सममित ग्रुप एसएन की कोटि पूछी है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल n लिखा जाएगा। अब यहां पर एकांतर समूह है वो साथियों समक्रमचों का ग्रुप है। कई बार यहां पर हमें कौन से जो स्टेटमेंट है वो सत्य है और असत्य, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर आपको समक्रमचों का ग्रुप ये बात पूछी जा सकती है। एकांतर जो ग्रुप है या समूह है वो समक्रमचों का एक ग्रुप है साथियों। और यहां पर एक विशेष इस बात पे भी ध्यान देना कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल 5 के लिए an है वो आपका एक सिंपल ग्रुप या सरल ग्रुप है साथियों। तो n ग्रेटर देन इक्वल 5 के लिए an है कौन सा ग्रुप होगा? सरल ग्रुप होगा साथियों। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप एक सरल ग्रुप है होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होगा? एक सरल ग्रुप होगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप का कोई भी उचित ग्रुप विद्यमान नहीं होता है। आपने पहले विषम उचित ग्रुप पे अध्ययन किया होगा। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्रमिक रूप से पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, और इस प्रकार से अगर आप देखते हो तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रमिक रूप से वीडियो को देखिए साथियों। अब यहां पे दूसरे नोट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यदि अच ग्रुप जी का कोई एक उपग्रुप है, सबसेट है, और एन परसामान्य ऑफ जी, हम परसामान्य उपग्रुप पे भी चर्चा करेंगे आगे साथियों। यहां पर आप देख सकते हो ये जो संकेत है वो परसामान्य का संकेत है साथियों। एन परसामान्य ऑफ है जी, तो अच और एन का सर्वनिष्ठ, अच और एन का सर्वनिष्ठ का जी में परसामान्य होना आवश्यक नहीं है साथियों। क्या है? जी में परसामान्य होना आवश्यक नहीं है। और इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर एक बार यहां पे ये भी पूछा हुआ था साथियों कि ये किसका परसामान्य होगा, किसका परसामान्य के होगा। तो वहां पे ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शनों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है साथियों। अच ग्रुप जी का अगर उपग्रुप है और एन अगर जी का परसामान्यक है तो वो अच का परसामान्यक होगा ये सेट साथियों। अच सर्वनिष्ठ एन है वो अच का परसामान्यक होगा, न कि जी का। विशेष रूप से ध्यान देना साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 4B MC क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, सममित ग्रुप S4 की कोटि है, अर्थात इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो डायरेक्ट फैक्टोरियल n रहेगा।
तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का जो मान है वो साथियों 24 होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में एकांतर ग्रुप A4 की कोटि है। अगर डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो तो फिर फैक्टोरियल n/2 हो जाएगा। यहाँ पे एकांतर ग्रुप या प्रत्यावर्ती समूह की जो कोटि पूछी है इसका मान 12 हो जाएगा, क्योंकि 24 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 12 रहेगा साथियों। उसके बाद में इस क्रमचय का प्रतिलोम हमें पूछा है, तो प्रतिलोम हम साथियों निकालने के लिए यहाँ पे प्रथम पंक्ति को यहां पे लिख देंगे और जो आपकी द्वितीय पंक्ति है उसको प्रथम पंक्ति पे लिख देंगे। लिखने के बाद में हमें तो क्रमिक रूप से मान चाहिए साथियों, तो 1 से लेकर 4 तक क्रमिक लिख लेंगे और उसके बाद में 1 का जो प्रतिबिंब है इमेजेस है वो 1 है और 2 का इमेजेस 4 है तो यहाँ पे 2 का 4 कर देंगे और 3 का 2 है तो यहाँ पे 3 का 2 कर देंगे और 4 का 3 है तो यहाँ पे 4 का 3 कर देंगे। जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें इस क्रमचय को मिला लीजिए, वही आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे बी है वो राइट, बी है वो क्या है, राइट है साथियों। इस क्रमचय का जो प्रतिलोम है वो ये क्रमचय होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगर एल्फा का मान इतना है और बीटा का मान इतना है तो एल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। एल्फा और बीटा का गुणनफल पूछा है हमें, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें 1 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। गिनती लिखने के बाद में यहां पे देखिए स्टूडेंट्स एल्फा इंटू बीटा, बीटा है वो राइट साइड में है तो राइट साइड में है तो यहाँ पे बीटा के अंदर पहले हम इमेजेस देखेंगे तो 1 का 4 है और 4 का इमेजेस एल्फा के अंदर चेक करेंगे तो 4 का इमेजेस 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में बीटा के अंदर 2 का इमेजेस 3 है और उसके बाद में 3 का इमेजेस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद में 3 का इमेजेस 1 है और यहाँ पे 1 का 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद में 4 का इमेजेस 2 है और यहाँ पे 2 का 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। यही आपका एल्फा इंटू बीटा, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सी है वो राइट है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन साथियों, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ हटकर बातें हैं। वो किस प्रकार से, एफ क्रमचय दिया हुआ है और जी क्रमचय दिया हुआ है, तो यहां पे हमें एफ जी तो जरूर पूछा है लेकिन एफ जी का मान इन 4 ऑप्शनों में से किसके बराबर होगा इस प्रकार से पूछा है। ऊपर वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट गुणनफल का था, तो यहां पर भी हम सर्वप्रथम एफ जी ज्ञात करेंगे। आपका साथियों एफ जी है वो इस प्रकार से निकल जाएगा। सर्वप्रथम हमें 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखनी है। लिखने के बाद में यहाँ पे राइट साइड में जी है साथियों, तो जी के अंदर एक का प्रतिबिंब 1 और 1 का यहाँ पे एफ के अंदर 2 है तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम 2 लिख देंगे। उसके बाद में 2 का 3 और यहाँ पे 3 का क्या है 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 3 का 4 और 4 का 5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद में 4 का 5 और 5 का 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 5 का 2 और 2 का 3 तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इतना काम करने के बाद में एफ जी ये क्रमचय है वो इन 4 ऑप्शनों में किसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं एफ इनवर्स। एफ इनवर्स का अर्थ ये हुआ साथियों, यहाँ पर द्वितीय पंक्ति को हम प्रथम पंक्ति की जगह और प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति की जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसके बाद में हमारा तो वही काम क्रमिक रूप से लिखते हैं। 1 से 5 तक क्रमिक रूप से मान लिखने के बाद में जो इनके इमेजेस है वो हम लिख देंगे, क्योंकि ये और ये आपस में तुल्य क्रमचय हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 का इमेजेस 3 तो यहाँ पे 3, 2 का 1 तो यहाँ पे 1, 3 का 2 और 4 का 5, 5 का 4, यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो ये मान तो साथियों इसके बराबर नहीं है। उसके बाद में जी इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, वही काम, तो ये मान भी इसके बराबर नहीं है। पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद में एफ जी और उसका इनवर्स, तो एफ जी तो हमने अभी निकाला है साथियों और इसका हम इनवर्स करते हैं तो देखिए 2 1 5 4 3 इसको ऊपर लिख लेंगे और 1 से 5 तक जो मान है उसको नीचे लिख देंगे। लिखने के बाद में इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसके जो प्रतिबिंब है वो क्रमिक रूप से लिख लेते हैं। 1 का 2,
2 का 1, 3 का 5, 4 का 4 और 5 का 3 लिखने के बाद में हम मान चेक करते हैं। ये मान और ये मान तो आपस में बराबर है साथियों। बराबर होने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे एफ जी का जो गुणनफल है वो एफ जी इनवर्स की क्या है, इक्वल होगा। तो यहाँ पे सी इज राइट हो जाएगा। सी है वो क्या है, सही आंसर है हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, एकांतर समूह A4 के उचित उपसमूह की कोटि क्या है। एकांतर समूह A4 की अगर कोटि डायरेक्ट हमें पूछी जाती साथियों तो यहां पे फैक्टोरियल 4/2 आंसर होता, लेकिन उचित उपसमूह की कोटि पूछी जाए तो डायरेक्ट जितना यहां पे पैर के अंदर मान लिखा हुआ होता है उसी को लिखना है साथियों। एकांतर तो जरूर है और उसकी कोटि भी हमें पूछी है, लेकिन साथियों उचित उपसमूह की कोटि पूछी है और उचित उपसमूह की जो कोटि है वो यहां पे 4 ही रहने वाली है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, यदि f बराबर ये हमें क्रमचय दिया हुआ है, g बराबर ये क्रमचय दिया हुआ है, समुच्चय 1 2 3 4, इसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारे पास 4 है साथियों। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन देखने में अजीब लगता है पर 2 क्रमचय हो तो फोग ज्ञात कीजिए। साथियों हमने पीछे एक वीडियो के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहां पे एफ जी या फोग या संयुक्त फलन का अध्ययन किया होगा। एफ जी बोल दीजिए या फोग बोल दीजिए, एक ही बात है साथियों। तो यहां पे फोग का अर्थ एफ जी से लगाइए साथियों। तो एफ जी हमारा है वो हम निकालते आ रहे हैं, वैसे ही निकालना है। 1 से लेकर 4 तक हमें गिनती लिखनी है। फिर यहाँ पे राइट साइड में जी है तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 का प्रतिबिंब 4 और 4 का यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद में 2 का 1, 1 का 3 तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 का 2 और 2 का 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 4 का 3 और 3 का 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे। और इसको हम साइक्लिक रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 1 का 1 दशमलव को नहीं लेते हैं, 2 का 3 और 3 का 2 ये हमें एक साइक्लिक मिल चुका है और 4 का 4 दशमलव लिखते नहीं है। वैसे तो साथियों हम साइक्लिक रूप में इनमें जो कोमा का चिन्ह है वो नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या है एग्जाम के अंदर कोमा का चिन्ह आपको मिल सकता है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बुक के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर है वो गलत दे रखा है साथियों, 1 2 दे रखा है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लिक बनेगा वो 2 3 बनेगा। क्या बनेगा, 2 और 3। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो यहां पर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को हम साथ में ही क्वेश्चन लेते जाएंगे और साथ में ही थ्योरी पार्ट क्लियर करते जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि समन्वय सिद्धांत में 2 तत्वों ए और बी के संयुग्मित होने का क्या अर्थ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जी हमारे पास कोई ग्रुप है, ए और बी बिलोंग्स टू जी, 2 एलिमेंट है वो जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और एक ऐसा एक्स एलिमेंट है वो भी जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ग्रुप है जी, तो साथियों उसके अंदर प्रतिलोम एलिमेंट भी उनके विद्यमान होंगे, तो एक्स इनवर्स भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। अगर साथियों एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर बी मिल जाए तो यहां पे ए है वो बी का कॉन्जुगेट कहलाएगा और इसका जो संकेत है वो ए और इस प्रकार से उल्टा एस और बी ये इस कॉन्जुगेट का संकेत है। तो यहां पे संयुग्मित होने का अर्थ आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर ए इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट तो यहां पे बी की जगह ए लिखा जाएगा, अर्थात ए बराबर एक्स ए एक्स इनवर्स, जहां पे फॉर ऑल एक्स इज द जी। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि समन्वय सिद्धांत के संदर्भ में जी में तत्व ए का संयुग्मन वर्ग क्या है, कॉन्जुगेट क्लास क्या चीज है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी तत्वों का सेट जो ए के साथ संयुग्मन है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट कम्यूट विथ ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो संयुग्मन वर्ग है उसका जो संकेत है वो सी और चौरस ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी कॉन्जुगेट है, ए और सी कॉन्जुगेट है, ए और डी कॉन्जुगेट है, ए और एफ कॉन्जुगेट है।
तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यहां पर जो कॉन्जुगेट हमने निकाले हैं वो जी के एलिमेंट है, एक डब्बे के अंदर इस प्रकार से है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी आपस में कॉन्जुगेट है, ए और सी आपस में कॉन्जुगेट है, ए और डी आपस में कॉन्जुगेट है, ए और एफ आपस में कॉन्जुगेट है। तो यहां पे इन कॉन्जुगेट होने के बाद में इनमें से कोई भी हम दो मान लेते हैं, वो सदैव आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये इनका एक हमें क्लास मिल चुका है, जैसे बी सी डी एफ। तो यहां पे सी और डी आपस में क्या है, सदैव कॉन्जुगेट होंगे। लेकिन यहां पे ये ए सेट है या ये एक क्लास है, ये अलग से क्लास है, तो इस क्लास का एलिमेंट और इस क्लास का एलिमेंट है वो आपस में कॉन्जुगेट होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक क्लास के अंदर जितने एलिमेंट है वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो सी ए जो ए पॉइंट के लिए कॉन्जुगेट है, बी सी डी एफ, तो यहां पे सी और डी भी आपस में कॉन्जुगेट होंगे साथियों। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक साधारण समूह में कितने संयुग्मी वर्ग है? तो यहां पे आपको ये ऑप्शन अगर दिखाई दे वो तो करेक्ट रहेगा, एग्जैक्टली 1, ये आंसर आपका राइट रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक सरल समूह में यदि दो तत्व संयुग्मित है तो उनके केंद्रीय कारक के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो साथियों उनके केंद्रीय कारक है वो क्या है, समान होते हैं। केंद्रीय कारक क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे या सेम होंगे। उसके बाद में एकांतर समूह एन, एन के किस मूल्य के लिए सरल है? थ्योरी पार्ट हमने पहले पढ़ा था, तो वो साथियों एन ग्रेटर देन इक्वल 5 के लिए सरल ग्रुप होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप एक सरल ग्रुप है क्योंकि ऐसे ग्रुप का कोई भी उचित ग्रुप विद्यमान नहीं होता है साथियों। उसके बाद में सरल समूह क्या चीज है? अभाज्य कोटि, अभाज्य क्रमों का जो चक्रीय समूह है उसी को हम सरल समूह कहेंगे साथियों। डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सममित समूह Sn में संयुग्मित वर्गों की संख्या फैक्टोरियल n होगी साथियों। सममित समूह Sn में कोटि पूछी जाए या संयुग्मित वर्गों की संख्या पूछी जाए, एक ही बात है साथियों, फैक्टोरियल n होगा मान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, n अंशांक के विषम क्रमचों का जो समुच्चय है वो ग्रुप नहीं होता है क्योंकि ये गुण के लिए संवृत नहीं होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का वहां पे पालन नहीं होता। इस क्वेश्चन पे तो हमने विशेष रूप से पहले चर्चा की है साथियों। तो यहां पे आपको जवाब देना है, यदि H ग्रुप G का कोई एक उपग्रुप है, सबसेट है, और N है वो G का परसामान्यक है, तो साथियों यहां पर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। H ऑप्शन पे निर्भर करेगा वो, तो H सर्वनिष्ठ N, अब ऑप्शन के अंदर ऐसा दिया हुआ मिल सकता है, वो H का परसामान्यक होगा, G का परसामान्यक होगा, तो वहां पे साथियों आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि H का विशिष्ट परसामान्य उपग्रुप या उपसमूह होगा, G में परसामान्यक होना कोई आवश्यक नहीं है। और यहां पर भी देना साथियों एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है, H और K ग्रुप G के कोई उपग्रुप है और H और K G के अगर परसामान्यक है तो फिर ऑप्शन क्या रहेगा, आगे हम जब इन टॉपिकों पे विस्तार से चर्चा करेंगे तो वहां पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन जो बताए हैं ये क्लियर हो जाने चाहिए। G में पूछा जाए तो परसामान्यक नहीं होगा और H का है वो परसामान्यक, H का परसामान्यक या विशिष्ट या निश्चर उपसमूह होगा साथियों। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 4 है वो आपको क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर पे उपसमूह या उपग्रुप पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो साथियों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।